दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात, अहम मामलात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन पे अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में हमला हुआ है। अब तक की जो तफसीलात आई हैं, पुलिस के मुताबिक कुछ ख्वाजा सराओं ने हमला किया है, रऊफ हसन पे ब्लेड के जरिए हमला किया है। इस वक्त वो PAF हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। उनके चेहरे पे गहरे ज़ख्म आए हैं और इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मसम्मत ये वाक़या है कि ख्वाजा सरा हमला करें किसी सियासी रहनुमा के ऊपर, और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, फेडरल कैपिटल है, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ, सियासी रहनुमाओं की ज़िंदगियाँ गैर महफूज होना शुरू हो जाएं। इससे पहले कश्मीरी शायर अहमद फरहाद वो भी इस्लामाबाद से लापता हो चुके हैं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही बात की थी कि कोई शख्स, कोई भी पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के कानून के बरखिलाफ किसी कार्रवाई, किसी सरगर्मी में मुलव्विस पाया जाता है तो ये उसका हल नहीं है कि उस शख्स को लापता कर दिया जाए या उसे गायब कर दिया जाए। उस शख्स को उसके किए की गैर कानूनी कार्रवाई या सरगर्मी या जो भी उसका गैर कानूनी किया है, कोई गैर कानूनी काम है, उसकी सज़ा कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन और कानून के पैरामीटर्स के अंदर जब कोई शख्स लापता हो जाता है, उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, तो वो एक तरह से हीरो बन जाता है और उसका जो जुर्म होता है, जो उसकी गैर कानूनी सरगर्मी और कार्रवाई होती है, वो कहीं पर्दे में चली जाती है और एक सिंपैथी का एलिमेंट, एक ह्यूमन सिंपैथी का एलिमेंट उस शख्स को हासिल हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब कश्मीरी शायर अहमद फरहाद इस्लामाबाद से लापता हैं, रऊफ हसन पे अटैक हो चुका है। ये बड़ी अफसोसनाक, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जैसे मैंने बताया कि पुलिस कह रही है कि कुछ ख्वाजा सराओं ने हमला किया, CCTV फुटेज भी आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि जो रऊफ हसन पे हमला आवर है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। इस हमले का मकसद क्या हो सकता है, ये बड़ा अहम है। हमला आवर कौन हो सकते हैं, क्या इन्होंने अज खुद ये काम किया है या इनके पीछे कोई हैं, क्यों, कौन हो सकते हैं, उनके मकासद क्या हो सकते हैं, बेनिफिशरीज़ कौन हो सकते हैं इस हमले के। ये सब सवालात के जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है और ये तब सवालों के जवाब मिलेंगे जब हमला आवर फौरी गिरफ्तार हो जाएंगे। CCTV फुटेज वगैरह सब वहाँ मौजूद है, सो लोकेट करना, उनको ट्रेस करना कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम के जो दीगर अहम मुद्दात हैं उनके हवाले से आएंगे। हतक इज़्ज़त कानून पंजाब में मंजूर हो गया है। अब मामला तो ये है कि पाकिस्तान में किसी को डिफेम कर देना बहुत आसान हो गया है, होना नहीं चाहिए। कवानीन सख्त होने चाहिए, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन उससे भी सख्त होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि पंजाब ने जो हतक इज़्ज़त का कानून पास किया है, इसको सहाफ़ी बरादरी, इसको पंजाब की अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब इसके पीछे डट के खड़ी है और कह रही है कि इस कानून पे किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। ये कानून कल मंजूर भी हो गया पंजाब असम्बली से। इसके मंजूरी का जो प्रोसेस है उस पर भी एतराज़ है, अपोजिशन को भी, दैट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफ़ियों को भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो इस हतक इज़्ज़त कानून, जिसको वो ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं, कहते हैं कि हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी जॉइंट एक्शन कमेटी वो भी कह रही है कि हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। क्यों अदालत जाएंगे, इस कानून में प्रॉब्लम क्या है और क्या वो प्रॉब्लम पंजाब हुकूमत के साथ बैठ के डिस्कस नहीं हो सकती थी? बुनियादी कुलिये पे तो सबका इत्तेफाक है कि कोई हतक इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, हर शख्स की इज़्ज़त, जानो माल महफूज होना चाहिए, कवानीन सख्त होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उससे भी सख्त होनी चाहिए। क्या ये काला कानून है या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है? इस डिबेट को आज हम प्रोग्राम में जनरेट करेंगे, इसका सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ और कवानीन की भी बात हो रही है इस्लामाबाद के लेवल पे, फेडरल सतह पे। JUIFA ने आज 2 बिल मुजव्वज़ा तौर पे जमा करवा दिए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। एक बिल कहता है कि जजेज़ की दोहरी शहरियत और दोहरी कौमियत नहीं होनी चाहिए। कोई भी जज अगर दोहरी शहरियत या कौमियत का हामिल है, कोई भी वकील वगैरह, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए। एक और मुजव्वज़ा बिल है JUIFA का ही, जो कहता है कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, ऐसे में JUIFA की तरफ से ये 2 बिल सामने आना, जजेस की दोहरी शहरियत या कौमियत के हवाले से, या कोई भी कार्ड वो रखते हों, ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड वगैरह वगैरह, जस्ट टू से दैट, और जो तौहीन अदालत का कानून है उसका खात्मा।
इन मामलात पे बात करेंगे। और इसके अलावा टेरियन वाइट केस में आज इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जो साबिका फैसला था कि टेरियन वाइट केस काबिल समात नहीं है, उसे सस्टेन रखा गया है। इंटरेस्टिंगली ये टेरियन वाइट केस का ही हवाला दिया 6 जजेस ने अपने उस खत में, जहां पे इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना जा रहा है और जिन 3 जजेस ने आज टेरियन वाइट केस सुना है वही तीनों जजेस उन 6 जजेस में शामिल हैं कि जिन्होंने ख़त लिखा है। बहरहाल सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सारे मुद्दात मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून पंजाब की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। अरशद अंसारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा हैं जो कि हतक इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़ है। और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के मरकज़ी रहनुमा हैं। अस्मा साहिबा, ये काला कानून है या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन ही नहीं बल्कि सहाफ़ी बरादरी भी अब इसके ख़िलाफ़ अदालत में जा रही है। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया गरीदा। देखिए, ये अपनी अपनी नज़र से देखने की बात है। आज वो एक सिंपल से सिविल सूट के ऊपर जो मबनी एक डेफेमेशन लॉ है उसको काला कानून कह रहे हैं, जिनके अपने दौरे हुकूमत में जो पीका एक्ट को जो रिफॉर्म करके जितना सख्त करके लाया गया था और जो बातें हुई थी वो मुझे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इसको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना और काला कानून कह देना, राय की मतलब इजहार राय की आज़ादी है जी, कह सकते हैं, लेकिन ये काला कानून क्यों है, इसको काला कानून जो है वो किसने बनाया है, इसको काला कानून कैसे कह रहे हैं। अभी मुझे इत्तफाक हुआ है, मैंने जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एलामिया है वो भी पढ़ा है। कोई स्पेसिफिक बात, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर ये कहा जाए कि ये काला कानून है, वो मुझे तो कहीं नहीं मिली। और लेकिन जहां तक इनका हक है, ये अदालत जाना चाहे, बिल्कुल इनका हक है, ये जाएं। हमारी इंटेंट क्या है, ये कानून जो है ये किस तरह से आम आदमी को सेफगार्ड करेगा। जो आज इजहारे राय के नाम के ऊपर जिस तरह से पगड़ियां उछाली जाती हैं, जिस तरह से इल्जामात लगाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों के जो है वो पल्ले कख नहीं छोड़ा जाता सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, तो वो उसकी इजाजत तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हर मुल्क के अंदर, सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं और हमारे मुल्क में भी इसकी अशद जरूरत थी। ये एक प्रिंसिपल अग्रीमेंट है हर एक का अक्रॉस द बोर्ड के डेफेमेशन लॉ इस मुल्क की जरूरत है। इस वक्त जिस तरह से जो पोलराइजेशन वाली सूरत हाल है, जिस तरह से एक बदतमीजी का, बेहूदगी का कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, बहुत आसान है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना और उसके बाद आराम सुकून से अपने घर जाके बैठ जाना और वो 7 पुश्तें जो है उस आदमी की वो उसको डिफेंड करते और उसके ऊपर जो है जस्टिफिकेशन देते गुजर जाती है। तो ये वक्त की जरूरत था जिसको हमने वो किया। अब सिर्फ हमारे साथ सहाफी बरादरी की लड़ाई है कि ये 1 हफ्ते के लिए पेंड नहीं हुआ और बाकी तो मुझे इसके ऊपर कोई सॉलिड, जब हमने बात तो आप लोगों ने 1 हफ्ते के लिए इस बिल को मौखर क्यों नहीं कर दिया? मतलब जल्दबाजी क्या थी, जल्दी की जरूरत क्या थी? 1 हफ्ते बाद बिल पास हो जाता। जल्दी तो है ही नहीं ना। ये पिछले 2-2.5 महीने से ये बिल जो है वो हो रहा था। 5 दिन पहले ये टेबल हुआ था, उसके ऊपर जो है वो हमने गुजारिश की थी कि इसके ऊपर हमें जो है वो रिटन जो भी आपकी तजावीज है वो हमें भिजवा दें। दो जो तो फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सहाफियों की तजावीज और ऑपोजिशन की आ गई थी? जी, अपोजिशन ने तो बहस की थी 4 घंटे उस अपनी एक अमेंडमेंट के ऊपर और पूरी जो हमारी 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उनकी तरफ से जो है वो तजावीज आई, बाकियों की तरफ से नहीं आई। लेकिन हमने 2-2.5 घंटे बड़े किन की तरफ से आई, किन की तरफ से तजावीज आई? जी एपीएनएस से और जो है वो सीपीएनई से हमें जो है वो सजेशंस मिल गए थे। बाकी जो है वो अवेटेड थे लेकिन वो नहीं हो सके। उसके बावजूद हम बैठे बड़े अच्छे माहौल में, हमने 2-2.5-3 घंटे हमने इसके ऊपर डेलिब्रेशन की। और मैं ये बिल्कुल अरशद अंसारी साहब की मौजूदगी में कह रही हूँ कि उस 2.5-3 घंटे की पूरी डिस्कशन के अंदर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट नहीं था
कि जिसको कहा जाए कि जी यहाँ आके बात फंस गई थी, बस यहाँ से बात आगे नहीं जा पा रही थी, ठीक। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन अचानक से जो है वो हमारे जो है वो भाइयों ने फैसला किया कि बस अब होगी डिस्कशन, अब इसको अगले हफ्ते के लिए पेंड कर दें। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों पेंड किया जाता? आपने कहा कि क्यों कर दी, जल्दी क्या थी, तो मेरा सवाल ये है कि इसको देर करने की वजह क्या थी? ठीक है, चलें इन रीजन क्या सवालात थी? के कि जवाबात अरशद अंसारी साहब से लेते हैं, साथ ही मौजूद हैं। अरशद अंसारी साहब, बताइएगा कि क्यों पेंडिंग रखा जाता जब आप लोगों को एतराज़ ही कोई नहीं था? ये कहना है उस्मा बुखारी साहिबा का, प्लस वो शक़ें, वो क्लॉसेज आइडेंटिफाई कर दीजिएगा जिनकी बिना पे इस कानून को काला या ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है। अरशद साहब। शुक्रिया अरीदा, इस पे बात पहले भी हुई है काफ़ी, और बात अज़मा ने ठीक की है कि कल हमारी इनसे काफ़ी तवील इस पे बातचीत हुई है, कम से कम 2-2.5 घंटे की नशिश थी, और ये वो ठीक फरमा रही है कि ठीक अच्छे तरीके से बात हुई और कोई इस पर बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये था, उसकी कोई बैकग्राउंड थोड़ी सी ये है कि जब जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस बिल को लाने पे, जब ये एजेंडे पे लाए, तो उस पर हमें एहतजाज की कल एक कॉल दी। तब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, तो उन्होंने कहा अब एहतजाज किस चीज पे कर रहे हैं? हमने कहा इस साहब के ड्रैकोनियन लॉ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बैठ के बात कर लेते हैं, ये अच्छी बात है, बैठ के बात कर लेते हैं। जब टेबल पे जाएंगे, टेबल पे बैठेंगे तो बातचीत हो जाएगी, तो उस पर तो बात ही कोई नहीं है। जब हम टेबल पे जाते हैं तो 2-2.5 घंटे की तवील बातचीत होती है, और शेख तो शेख बात भी हुई है, ये तो अज़मा ठीक के फरमा रही है। लेकिन बात ये है कि क्या हम तो ट्रैप हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जरूर हमें बुलाया, अज़मा साहबा मौजूद थी 2.5-3 घंटे, स्पीकर पंजाब असेंबली वहाँ बैठे थे, एडवोकेट जनरल पंजाब उस मीटिंग का हिस्सा थे, और तमाम स्टेक होल्डर्स उस मीटिंग का हिस्सा थे। तो बातें भी बिल हुई हैं, और हमने वाकई ये बात 6 दिन की जो कह रही है, हमने यही कहा था कि अभी उन्होंने कहा एपीएनएस सीपीएन नहीं अथवा वो एपीएनएस और पीबीए ने आपको सिफारिश जरूर थी, सीपीएन इसमें नहीं थी, उसमें पीएफयूजे नहीं थी, उसमें अमेंड नहीं थी, उसमें यूजेज नहीं थी। अच्छा चले, ये हो गया। अब हम जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें हमने ने कहा कि अभी 3-4 जो स्टेक होल्डर है उनकी सिफारिशात नहीं आई, ये कहते हैं आप दे दें, हम उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने ये तय कर लिया था कि आज बिल रात का 12 बजे से पहले इसको इम्पोज करना ही करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो 6 दिन अगर कह ही दिए, चले 7 दिन, 3 दिन, 9 दिन, कौन सा ऐसा तूफान आने लगा है? कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी? क्या कोई गवर्नमेंट जा रही थी? अच्छा, ये अरशद साहब आपने वाज़ेह कर दिया कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तजावीज़ आनी थी, इसलिए आप लोगों ने मजीद टाइम मांगा पंजाब हुकूमत से कि टाइम और दे दे। अब मुझे प्लीज वो क्लॉसेज आइडेंटिफाई कर दे जिनकी बुनियाद पे इस कानून को काला या ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है। मसला क्या है इस कानून में? उसमें जब बात हुई, हमने ये कहा कि जब आप ये बात ही कर रही हैं, अभी अज़मा ने कहा कि हमने तो ये एक सिविल सूट है, इसमें क्रिमिनल बात नहीं है, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो पहले बिल 2002 के थे या जो 12 में डेफिनेशन लॉ आया या 2022 में जो आया, इसमें तो हमने सिर्फ सिविल सूट है, वो भी 6 महीने लगेंगे। हमने ये कहा कि इसकी तकरीरी कौन करेगा, इस पे जो आपने ट्रिब्यूनल बनाना है इसके कौन बनाएंगे? तो वो जज साहब आएंगे, वो अपना एक पैनल देंगे, हम देंगे, उस पैनल के मुताबिक जैसे एटीसी कोर्ट बनती हैं, हमने कहा कि ये कितनी देर में फैसला होगा, 6 माह में होगा, कौन करेगा, कौन बनाएगा? अच्छा, उसमें ये था कि जो ये बात कर रहे थे कि ये 6 माह में बात होगी, 30 लाख रुपए जुर्माना किस चीज का होगा? 30 लाख से लेकर 3 करोड़ तक है, मतलब 3 मिलियन से शुरू हो तो आप 30 मिलियन में पहुंचते हैं। लेकिन वो जुर्माना बगैर जुर्म साबित हुए तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो साबित कर, देखें बात ये है कि हमें क्या, हम ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको, हमने तो इनको हम ये नहीं कहा कि आप ले आए, भाई आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने बात को आना कोई नहीं है, हमारी माननी कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कानून पे कानून आप लेके आ रहे हैं, पेका आप चढ़ाए, वो पेका का टीका हमें लगने लगा है, वो फेडरल गवर्नमेंट राणा सलाला साहब बैठ गए हैं। आप ये बिल जो है ये अपने लिए ना बनाएं। नहीं अरशद साहब, इस कानून में प्रॉब्लम क्या है? मुझे वो क्लॉसेज से बता दें जी, क्लॉज नंबर 12, क्लॉज नंबर 15, क्लॉज नंबर 20। अभी अज़मा ने बात सुन ले, अज़मा ने अभी बात की है कि ये कोई मादर पितर आजादी तो नहीं है, हम मानते हैं इनकी बात, ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। आपकी बड़ी मेरी और आपकी क्यों ट्रोलिंग हो, क्यों वो कोई करें, क्यों कोई इल्जाम कोई लगाए? हम ना तो फेक न्यूज के हक में है, ना किसी की ट्रोलिंग के हक में है, ये बिल्कुल करें ना ना ना। वो लोग जो शाम को पैसे लेके बैठते हैं, लॉ करते हैं, अपनी जुबान इस्तेमाल करते हैं गंदी, हल्की उसके साथ नहीं है। बिल्कुल ये लॉ देखिए, डेफेमेशन का जो लॉ है, आप अगर इंग्लैंड का लॉ देख लें तो आप अगर व्हाट्सएप पे किसी को कर दे तो उस पर भी जुर्माना है। 7 टीवी चैनल्स को बहुत जुर्माने हो चुके हैं।
मैं ये कहता हूँ कि बात ये है कि ये बिल्कुल करे, लेकिन इसमें चंद शिकें ऐसी हैं। मैं अभी बिल लेके आता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें हमने इन्हें कहा कि इस पे ना तो इसकी नोक प्लस दुरुस्त कर ले। हमें पता ही नहीं लेके आना है। तो जब हमने आपको पॉइंट, एक मिनट आसमा, जब हमने आपको पॉइंट आउट की, आप उसकी नोक प्लस दुरुस्त कर ले। लेकिन मैं एग्जैक्टली अर्शद साहब आपकी सारी बातें दुरुस्त, मैं एग्जैक्टली वो शिकें जानना चाह रही हूँ कि उन शिकों में प्रॉब्लम क्या है। अजमा साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ, जरा आपके ओपोनेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। नदीम, अभी मैं बिल लेके, अर्शद साहब आप बेशक बिल पढ़ लें, इन द मीन टाइम मुझे वो शिकें बता दें जी। क्लॉज नंबर 12, 13, 14, 15, 20, 22, 100, 102, इसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं। नदीम कुरैशी साहब प्रॉब्लम क्या है? नदीम कुरैशी साहब प्रॉब्लम क्या है? क्यों जाएंगे आप अदालत इस हद तक इज्जत कानून के खिलाफ? मसला क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हद तक इज्जत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान का आइन फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देता है, हमारी शरीयत हमें इज़हार राय की आज़ादी देती है। रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान तहरीक, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, हम जब कमेटी नंबर 1 में बैठे, इस पर डिस्कशन हुई, हमने इनकी हर शिक पर अपनी अमेंडमेंट दी। ठीक। और वहां बड़े अच्छे माहौल में हम इस बात पर कन्विंस थे कि ये कानून इम्प्लीमेंट होने से बजाय इसके कि हम लोगों को रोक सकेंगे किसी शख्स की हत्या करने से, हम एक ऐसा लॉ लाकर और लोगों की जिंदगी को अजरीन करेंगे। अभी मेरी वजीर मौसूफा ने 2 बातें फरमाई। इन्होंने कहा जी आम आदमी की पगड़ी उछाली जाती है और कुछ लोग बैठकर यूट्यूब पे लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। अब इन्होंने एक ही वक्त पे 2 बातें फरमा दी। यूट्यूब पर बैठकर आम आदमी डिस्कस ही नहीं होता, यहाँ तो अशराफिया डिस्कस होती है। तो आप साफ कह दें ये अशराफिया की प्रोटेक्शन का बिल है। और हम आज डिजिटल दौर में पाकिस्तान के कॉमन मैन को, अगर मैं रुकने असम्बली हूँ और वो समझता है मेरे हल्के का कोई शख्स कि मैं उसके हुकूक की नुमाइंदगी सही नहीं कर रहा और वो किसी भी तरह सोशल मीडिया पर मुझ पर तनकीद करता है, तो मैं अब एक और उसके ऊपर नहीं। नदीम साहब माजरत के साथ, हमें तनकीद में और हद तक इज्जत में फर्क बहुत वाज़े अंदाज में मालूम होना चाहिए। मैं आप पे तनकीद कर सकती हूँ कि आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है या आपका बयान गलत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती अपने प्रोग्राम में बैठ के या सोशल मीडिया पर बैठ के कि नदीम कुरैशी करप्ट है या नदीम कुरैशी चोर है। ये तो बहुत छोटे अभी हो गए हैं ना इल्जामात। मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी कह दे, अगर आप पर कोई भी इस किस्म के इल्जामात या कोई गैर अखलाकी इल्जामात लगा दे सोशल मीडिया पे बैठ के, तो आप क्या करेंगे उसका? ऑफिसर उसके लिए ऑलरेडी लॉज है। अच्छा, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं, नए लॉ की जरूरत नहीं थी। लॉज मौजूद हैं। मैं अब मेरी गुजारिश सुनिएगा, जैसे आपने मेरी वजीर मौसूफा को बड़े इन्हमाक से सुना है, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, क्या जो अपोजिशन है वो लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं रखती? क्या अपोजिशन की तरफ से जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी गैर अखलाकी, गैर कानूनी थी? क्या पाकिस्तान की जितनी इस वक्त सहाफती तंजीम है, मां सिवाय गरीजा साहबा के ये चंद लोगों के, और वो सब जो इससे नाला है और इस पर मोतरज है, वो सब गलत है? या उनकी सोच नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोगों की इज्जत महफूज रहे? मैं कब चाहूंगा कि मेरी इज्जत को, मेरी प्रेस्टेज को कोई भी शख्स बिला सबूत जो है वो हवा में उड़ा के रख दे? और कौन सी ऐसी वजह थी कि स्पेसिफिक टाइम पर रात के 1 बजे और सारी चीजों को बुलडोज करके इस कानून को टाइमिंग पर एतराज सामने आ गया? नदीम कुरैशी साहब, टाइमिंग पर एतराज सामने आ गया और ये कि लॉज पहले से मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी भी मुंतजिर हूं कि मुझे आपकी तरफ से वो क्लॉजेस स्पेसिफाई हो जाएं कि जी लॉ में ये चीज गलत है, इतने का जुर्माना गलत है, इस वजह से गलत है, इतने साल की सजा गलत है, इस वजह से गलत है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। तो एक ब्रेक ले लूं नदीम कुरैशी साहब, नदीम साहब एक ब्रेक ले लूं, लाइव प्रोग्राम है, माजरत आपकी इजाजत के साथ ब्रेक से वापस आते हैं तो नदीम कुरैशी साहब से भी और अरशद अंसारी साहब से भी कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं, क्योंकि इन 2 स्टेक होल्डर्स के मुताबिक ये काला कानून है और जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं अज़मा साहिबा उसका जवाब देना चाहती हैं, उनसे उसका जवाब ले लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, नदीम कुरैशी साहब और अरशद अंसारी साहब। अज़मा साहिबा से जवाब लेना चाहूँगी। इन द मीन टाइम मैं तवक्को रखूँगी और उम्मीद करूँगी कि अरशद अंसारी साहब भी और नदीम कुरैशी साहब भी मेरी और तमाम कौम की रहनुमाई फरमाएँ कि इस कानून में काला क्या है, ड्रैकोनियन क्या है, क्लॉज बाय क्लॉज, शिक बाशिक हमें आगाह करें। अज़मा साहिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? 2 ऑब्जेक्शन सामने आए हैं टाइमिंग के हवाले से और दूसरा लॉज पहले से मौजूद हैं। जिस पीका लॉ का आप ताना दे रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो लॉ भी तो मौजूद है पाकिस्तान में। बिल्कुल गरीदा, जो यहाँ मौजूद मौसूफ हैं उन्होंने जो बताया हमें
मजे की बात यह है कि उन्हीं के पार्टी चेयरमैन के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा डेफेमेशन सूट्स फाइल हुए और उन्हीं मौसूफ के चेयरमैन ने जो है वो आज तक कभी किसी का जवाब देना, किसी के ऊपर अपना वकील तक भेजना मुनासिब नहीं समझा। तो ये तो है जो मौजूदा कवानीन है उनकी हालत। अब आ जाते हैं, पहले तो अंसारी साहब जो हैं वो गल इतने तिकर मुक्की है कि हम पे एतराज ये है कि हमने सिर्फ उसको डिले नहीं किया। बाकी तो मेरी गुजारिश ये है कि जब हम अच्छे खासे बैठ के बातचीत कर रहे थे और वहीं पर बैठे बैठे सारे जो है जो क्वेश्चंस उठाए गए उसके ऊपर जवाबात दिए गए, उसके ऊपर एक दूसरे को कन्विंस किया गया। 2 अमेंडमेंट्स जो है जिस पे मुशावरत नहीं हुई, उस मुशावरत ना होने की वजह से 2 अमेंडमेंट्स जो है वो हमने अपने बिल में की हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो है इस टर्म पे एतराज हुआ था कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं कहलवाए जाते उनको आपने इसमें क्यों डाल दिया है। हमने वो मुशावरत जो नहीं हुई उसके मुताबिक हमने इसके अंदर अमेंडमेंट करके उस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की बजाय हमने जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो है उसको बना दिया। उसके बाद जो मुशावरत नहीं हुई 2-2.5-3 घंटे की, उसी मुशावरत ना होने के जो है अंदर हमने जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन थी उसके अंदर जो जर्नलिस्ट जो टेक्निक्स हैं उसका वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया और ये भी मुशावरत ना होने की वजह से हुआ। और अगर ये मुशावरत 1 घंटा और चल जाती तो कोई रिकमेंडेशंस भेजने की, किसी रिकमेंडेशंस के लिए टाइम लेने की कोई जरूरत ना पड़ती। और ये बात रिकॉर्ड पे है अरशद अंसारी साहब, मैं उठ के नहीं गई थी, आप जो है आपने मुशावरत छोड़ी थी, हम तो मुशावरत के लिए उस वक्त भी वहीं बैठे थे और ये जो है मुशावरत अच्छे खासे तरीके से चल रही थी। और मैं समझती हूँ क्लॉज बाय क्लॉज हम बहुत आगे आ गए थे। अगर 1-आधा घंटा और हमें मिल जाता तो इसमें मुशावरत कंप्लीट भी हो जाती। तो इसीलिए तो अरशद साहब फरमा रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 हफ्ता डिले कर दें। मीटिंग के अंदर से 1 मिनट, अचानक के मीटिंग के अंदर से जो है वो कोई एक साहब आए और आकर उन्होंने बारी बारी सबको बाहर ले जाना शुरू कर दिया और उसके बाद बाहर जो गुफ्तगू हो रही थी वो मुलाजमों ने पहुंचा दी, हम तक भी पहुंचा दी और भी मतलब सीएम तक भी पहुंच गई होगी। और वहां पे जो है वो यही था कि सिर्फ हमें टाइम गेन करना है। तो ये सच्ची बात है जो आपके सामने मैंने जो है वो कर दी है। और अच्छा, यानी कि आपका इल्जाम है कि डिलेइंग टैक्टिक्स थे और इसका मकसद हल। मैं डिलेइंग टैक्टिक्स कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एतराज हम पे सिर्फ जो है वो पेंड ना करने का है और इसके ऊपर ड्रैकोनियन सिर्फ इतना है कि हमने पेंड नहीं किया। अच्छा ठीक है अरशद अंसारी साहब, बात ये है रीदा कि अज़मा ने बात की है ना कि बार बार हम उठ के जा रहे थे, बार बार हम उठ के नहीं जा रहे थे, बार बार स्पीकर साहब उठ के जा रहे थे, बार बार ये लोग उठ के जा रहे थे कि शायद हम बैठ कर ले। 1 मिनट, एक अब उसमें आपने बात के लिए मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। स्पीकर साहब 4 मरतबा उठ के गए, इनको नामोशी हो गई कि इनको इसलिए हुई कि इन्होंने इतला दी जाके ऊपर, उन्होंने कहा नहीं इसको तो आज लाना ही लाना है, इनके हाथ में था, ये लोग चाहते थे, अज़मा भी चाहती थी, स्पीकर साहब भी चाहते थे, एडवोकेट जनरल भी चाहते थे, इन्होंने ये चाहते थे कि चले कोई बात नहीं 6 दिन और ले ले, हमारे तमाम की सवारशत आ जाए और ये बिल्कुल 6 दिन की बात नहीं है, ये इन्होंने खुद जाके ऊपर से वो लिया है, लेकिन इन्हें ऊपर से परमिशन मिली नहीं, इसलिए वो जो है वो बिल बोल हो गया। ऊपर से परमिशन कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ऊपर से कहाँ से? देखें बात ये है कि ताकतवर लोग हैं ये, तो ये ताकतवर लोगों के साथ मिलके आए हैं, तो अब ये ताकतवर लोगों के साथ या फिर ज़ाहिर चीम से साहबा से पूछ रहे होंगे कि वो तो बेचारी बाजिद थी कि नहीं आ जाना है। अब बात ये इनके बस में बात नहीं है, सच बोल दें कि अज़मा साहबा के बस की बात नहीं, स्पीकर पंजाब असेंबली के बस की बात नहीं, तो फिर किसके बस की बात है? किसकी बस की बात? देख ले, अब मैं ये तो कह रहा हूँ ताकतवर लोगों की बात है, ये बात है सीएम सेक्रेटेरिएट की, वहां से इनको इत्तला नहीं मिल रही थी। ये देखे बात ये है कि वहां से क्लियरेंस नहीं आ रही, जब क्लियरेंस नहीं आएगी तो ये कैसे बिल। अच्छा अरशद साहब, अब इस मसले का हल क्या है? अब इस मसले का हल क्या है? आप भी अदालत जा रहे हैं। इस मसले देखिए अज़मा से हम बिल्कुल वो जो फरमा रही है, मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये चाहती है कि कल ऑपोजिशन ने भी शोर शराबा किया उस पर, ये सही कह रहे नहीं था कि शिक टू शिक बात हुई है और ये उस पर नहीं इन्होंने मानी, क्योंकि जो बिल लेके गवर्नमेंट आना होता है वो ले ही आती है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि अब आप ये कह रही हैं शिकें कौन सी हैं, अब देखें, अब मसला ये है कि दफा 2, अब मैं पढ़ दूं कोई शिकें आपको? जरा जल्दी पढ़ दें क्योंकि फिर नदीम साहब की तरफ भी जाना है, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा, नदीम साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा देखिए उसमें 2 है, दफा 2 है
इसमें 5 है दफा, इसमें दफा 8 है, दफा 11 है, 15 है, 17 है, 19 है, 18 है, 26 है। अब इनके पास हैं, अब मैं तर्जुमा भी किया हुआ है, वो पढ़ दूं? बता देना कौन सी शिक पे, बताएं ताकि मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, एक तो ये है कि दफा 8 के तहत ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तकरीर का कौन मेयाद मुकर्रर ना किया गया है, बल्कि पिक एंड चूज का इख्तियार हासिल है अपने पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, दफा 11 के तहत ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को समरी ट्रायल कहा गया और ऑर्डर 37 CPC के मुताबिक इसकी कार्रवाई होगी, मगर ऑर्डर 37 के मुताबिक समरी ट्रायल सिर्फ वहां होगा जहां फैक्ट्स। अरशद साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने क्लॉजेस मुझे सारी नंबर वाइज बता दी। आई एम श्योर कि अज़मा साहिबा के पास बिल है, उन्होंने खुद तैयार किया, उनकी हुकूमत है, क्लॉजेस उनको पता है। क्विकली बता दीजिए मुझे कि अब क्या होगा, अदालत में सेटल होगा ये मामला? आप भी जा रहे हैं, PTI भी जा रहे हैं, तर्जुमा भी है, वो भी कर देता हूँ, हमारा उर्दू भी कराया बस। प्रोग्राम का टाइम जो कि कम रह गया, नदीम साहब का भी वक्त मुझे देना है उनकी तरफ। ये मसला हल कहाँ होगा, अदालत में? अब अरशद साहब, मेरा ख्याल है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी का है वो हम अदालत में जाएंगे और सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, वकला तंजीमों से, HRC पे से, तमाम लोगों से ऑन बोर्ड हैं और हम तो दरवाजा जो है अदालत का खड़काएंगे। आप खड़का देंगे, ठीक है। नदीम साहब, आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये अब आपकी चॉइस आप पे छोड़ती हूँ कि ब्रेक के लिए 2 मिनट रह गए हैं, या तो अभी ब्रेक ले लें ताकि ब्रेक से वापस आएँ तो आपका मुकम्मल जवाब आए, या आप जवाब दे दें, दरमियान में ब्रेक ले लूँ, जैसा आप चाहेंगे। नहीं, आप ब्रेक ले लें, अभी ब्रेक ले। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब से भी सवाल जवाब करते हैं तफसील के साथ, और फिर अज़मा साहिबा से एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन होगा कि अगर अदालत स्ट्राइक डाउन कर देती है इस लॉ को, देन व्हाट, फिर क्या करेगी पंजाब हुकूमत? लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, नदीम कुरैशी साहब, देखिए अनीता, एक तो मैं गुजारिश कर दूंगा, अपोजिशन ने कल के सेशन में शोर नहीं बचाया। हमने क्लॉज टू क्लॉज अपनी तजावीज़ दी, ठीक, अपनी रिक्वेस्ट की और अपनी प्रे की, और वो प्रे बिल्कुल लोगों की विश और विल के मुताबिक थी। ठीक, इस सारे कानून में 28 क्लॉज हैं डिफरेंट। अच्छा, आप इनमें सिर्फ 2 क्लॉजेस, क्लॉज 3 और क्लॉज 23 अगर पढ़ लेंगे ना, आपको इसका सारा ब्रेन, सारा मगज, इसका सारा मकसद समझ आ जाएगा। क्लॉज 23 हमें कहती है कि जी ये कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं होगा, और बड़ी अहम बात, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगी, और मुझे लगता है इस कानून की अमल दरामद होने के बाद सबसे पहला सूट भी आपके अगेंस्ट होगा, डेफेमेशन एक्शनेबल। ये क्लॉज 3 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, defamation shall be a civil wrong and the person defamed may initiate an action under this act without proof or actual damage or loss। आप मुझे बताएं, बगैर एक्चुअल डैमेज, लॉस के, बगैर किसी प्रूफ के वो अपने लॉस को बताएगा और उसके हक में फैसला हो जाएगा। ये क्या हमारे शरई कवानीन से मुतसादिम नहीं है? ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है कि एक शख्स अपना डैमेज भी ना बताए उसे क्या डैमेज हुआ है, उसके पास प्रूफ भी ना हो, सिर्फ वो ये क्लेम करे कि जज्बा बुखारी साहबा ने जी मुझे डिफेम किया है, मुझे अगलीदा फरूकी साहबा ने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, और उसके हक में डिसीजन हो जाएगा। आप 28 क्लॉज में से सिर्फ ये 2 क्लॉज ले लें, और किसी भी शख्स से, वो जो शरीयत लॉ को समझता हो, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हो, आप उनसे 2 क्लॉजेस पे राय ले लें। अच्छा, वजीर मौसूफ मेरी रहनुमाई कर दें कि शहादत कानून को क्यों इस पर एप्लीकेबल नहीं है, जबकि शहादत कानून हमारी पूरी क्रिमिनल और सिविल जो प्रोसीडिंग है और प्रोसीजर्स है और तमाम जो हमारे कवानीन है उसका मगज समझा जाता है। अच्छा, अब ये बताएं कि PTI कब जा रही है इस कानून के खिलाफ अदालत में, और क्या तवक्को है? मैं आपको पहले गुजारिश कर दूं, बुनियादी तौर पे इस कानून का मकसद आपने बार बार फरमाया अपने गुफ्तगू में कि जी ये ड्रैकोनियन लॉ कैसे है। ये ड्रैकोनियन लॉ है। पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, 4 सूबे हैं इसके, कश्मीर और बल्तिस्तान अलग है। क्या पंजाब की गवर्नमेंट के पास यही काम एक रह गया था कि वो इस तरह के लॉज पास करवाए? सिंध में ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, और KP में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बल्तिस्तान कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? पंजाब के लोगों को बजाय आप तो आज काश्तकार यहाँ तो रो रहा है, नई गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट का पहला टेस्ट था पंजाब के लोगों को, पंजाब के काश्तकारों को एक फेज से गुजारना, जिसका इफ्तिताह खुद मेरी वजीर मौसूफा ने किया, वज़ीर साहब की निगरानी। उस गंदू की परचेजिंग ना हो सके, इसका कोई जवाब नहीं है। नदीम साहब, इसका जवाब लेते हैं अज़मा बुखारी साहिबा से, इसका सबका जवाब लेते हैं। एक मिनट, लाहौर शहर में आज से 4 रोज पहले 394 स्ट्रीट क्राइम्स रिकॉर्ड हुए हैं।
जो रिकॉर्ड नहीं है वो इसके अलावा है। मतलब आपने सारे हमारे ठीक। इदारों को, राइट। पुलिस एक अच्छा इदारा था जो कम वसाइल में भी लोगों की खिदमत ठीक है करता था, आपने उसको नदीम साहब, क्रिटिसाइज इसका कर दिया। जवाब अब लेते हैं अज़मा साहिबा से। टाइम भी मेरे पास बड़ा कम रह गया प्रोग्राम का। जी अज़मा साहिबा, ये जो अरशद अंसारी साहब ने भी क्लॉजेस सारी बता दी, नदीम साहब ने भी बड़ा अहम वैलिड पॉइंट रेज किया है, इनके जवाब दे दीजिएगा। प्लस अदालत चाहता है ये मामला अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम दोबारा पास करेंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो अरशद साहब की जो बात है, जो अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो इतराज उठाया, मेरी गुजारिश ये है कि टॉप टू बॉटम पूरे पाकिस्तान में हर तरह के ट्रिब्यूनल को, हर तरह के जज को अपॉइंट करने का यही तरीकाकार है कि विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो जज साहबान जो मुतलका होते हैं वो बैठ के उसके ऊपर जो, फिर इसका मतलब है ये पूरा कानूनी आपका पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो गलत है। तो ये थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लिया जाता तो बेहतर होता कि आपके पूरे मुल्क में यही मुरव्वजा का कानून है, जो भी ट्रिब्यूनल बनेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज भी ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। अजीब बात यह है कि मुझे शरीयत वो बताएंगे जो इल्जाम लगाते हैं। मेरा मजहब कहता है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना जो है वो उसकी बहुत बड़ी सजा है, वो कज़फ है। उसके ऊपर जो अगर शरई सजाएं देने पे है ना तो इनके तो मतलब वो फिर संसार हो, फिर इनके ऊपर कोड़े पड़े। ये मेरी शरीयत ये कहती है। नंबर 2, जो दूसरे हमें कानून और आइन पढ़ा रहे हैं उनको ये अभी देखिए, अभी लुक एट दिस। अब जो हमें आइन और कानून पढ़ा रहे हैं वो जरा आर्टिकल वो भी पढ़ लें जिसमें डिग्निटी ऑफ द मैन की जो है एश्योरेंस दी गई है कि डिग्निटी ऑफ मैन जो है उसको साबित रखा जाएगा। इनके हाथों कोई भी महफूज नहीं है। तो अब हमें ये आइन और कानून तो हमें ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। अब आ जाते हैं अजीब मसूब बात यह है कि बंदा जिस बात का पता ना हो उसके ऊपर नहीं तबाजमाई करनी चाहिए। जो हमारे सिविल सूट्स हैं उन सभी के अंदर कानून शहादत नहीं होता। सबसे ज्यादा फैमिली लॉज है। फैमिली लॉज से बड़ा कोई क्रिटिकल पॉइंट है हमारे मुल्क में? फैमिली लॉज में भी कानूनी शहादत अप्लाई नहीं होता। ये उलझाना चाहते हैं कुमन के लिए। जिस शख्स ने इल्जाम लगा लिया है ना वो उसको साबित करने का जिगरा भी पैदा करे। इल्जाम लगाया है ना उसको साबित करे, बात सिंपल है। यानी इनका कहना यह है कि जिसको इल्जाम लगा के वो घर बैठ के सुकून से डॉलर कमाए, जो जिसकी बेइज्जती हुई है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, वो फिरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले और वो अपने लिए जो है इंसाफ ढूंढने की कोशिश करे। ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। इनको आदत है, इनका नाम इल्जाम खान रहा है। इनकी पार्टी का इम्तियाज ही गाली, बदतमीजी, इल्जाम और सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा अज़मा साहिबा, अब मुझे लास्ट कमेंट, अब लास्ट कमेंट, सोसाइटी के अंदर डेफेमेशन लॉ होता है। ठीक है, अब मैं नदीम साहब से लास्ट, नदीम कुरैशी साहब कानून बनाया। देखिए ना गरीदा साहब, फिर ये इकरार कर ले इस बात का कौम के सामने, भाई हमने अपने मुखालफिन की जुबान बंदी के लिए कानून बनाया है, इसीलिए हम इसे काला कानून कह रहे हैं, क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी है। ये बदनीयत लोग पब्लिक वेलफेयर की बजाय अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। अभी इनकी इंतकाम ठंडी नहीं, इनका आग ठंडी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि जो लोग इन पर एतराज कर रहे हैं ये हॉली काउज है पाकिस्तान की। नदीम साहब, हमने कोशिश की है, मैंने नदीम साहब मैंने कोशिश की है कि प्रोग्राम के 30 बदतमीजों में इल्जाम ना लगता है, बात खत्म हो जाएगी। जिसने लगाना है वो डरे, जिसने नहीं लगाना उसको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने 30-35 मिनट में कोशिश की है और इस छोटे से प्रोग्राम में भी काफी कुछ खुल के सामने आ गया है। अगर ये मामला अदालत जाता है तो फिर वहां पर ज़ाहिर एक बड़ी सेर हासिल डिबेट होगी। अरशद साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज प्रोग्राम में। देखिए, अज़मा ने बात की है, उन्होंने अपनी की है, नदीम साहब ने अपनी की है, तो हमारा तो वही स्टांस है। उन्होंने कहा कि हम अदालत में ये जाएंगे, हम दोबारा बिल पास कर लेंगे, तो फिर हम अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, असम्बली का घेराव करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, हम भी दोबारा अदालतों में चले जाएंगे। लेकिन हम सोसाइटी को बेहतर नहीं होने देंगे अरशद साहब, सोसाइटी को बेहतर नहीं होने देंगे, इसमें रिफॉर्म नहीं होने देंगे। आप अल्लाह से तौबा कर ले, सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। आप लोग अपनी मान पर कर ले, सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। नदीम साहब एक मिनट देखिए, अल्लाह की शान है। हमें तबलीग कौन कर रहा है? अच्छा, जिनके टाइम खत्म हो गया है, क्या बात है, टाइम खत्म हो गया है, इनसे तबलीग लेनी है हमने। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्मा बुखारी साहिबा, अरशद अंसारी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त डिबेट जनरेट हुई तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।